नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई में आज दिन भर बारिश से बीच पवई के एक तालाब में डूबते एक युवक को बचाया गया। एक युवक अंबेडकर गार्डन के पवई तालाब में गिर गया और पानी के तेज बहाव के चलते बहने लगा। मौके पर मौजूद लोग उसे बचाने में जुट गए। रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। कितना पवित्र शब्द लगता है गौरक्षा। हजारों बरसों से ये परंपरा भारत में मौजूद रही है। पुराण की इस परंपरा को किसान सबसे शिद्दत से निभाते रहे हैं, लेकिन आज परंपरा का सौदा हो चुका है। आज तक ने गौरक्षा के नाम पर चल रही इस सौदेबाजी का जो सच देखा है वो हिला देने वाला है। आप देखिए कि दिन में गौरक्षा के नाम पर अपनी राजनीति का कुर्ता चमकाने वाले कायर कैसे अंधेरे में कसाईयों की कठपुतली बन जाते हैं। ऐसी हर मौत हमारे देश को थोड़ा और मार देती है। ऐसी हर घटना हमारे देश को थोड़ा और शर्मसार कर देती है। थोड़ी और टूटती है इंसानियत, थोड़ी और बिखरती हैं उम्मीदें, थोड़ा और घायल होता है संविधान। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गोरक्षा के नाम पर हमारी संवेदना के हिस्से में बच्चों की लाशें दी जा रही हैं, नौजवानों की लाशें दी जा रही हैं, बुजुर्गों और बेबसों की लाशें दी जा रही हैं, उनके पीछे का सच क्या है? तो मिलिए गोसेवा के नाम पर खनकते सिक्कों के उन सौदागरों से जिन्होंने अपनी अंतरात्मा के तल्ले में इंसानियत की कीलें ठोक डाली। वासुदेव पाटिल, गोपाल गौशाला का संरक्षक, अनगांव से चलने वाली संस्था। पानी होता है वो बहुत झंझट वाला काम है। गोपाल गौशाला ने कितनी गायें पाली हैं ये तो नहीं पता, लेकिन वासुदेव पाटिल का असल धंधा हम बताएंगे। गोरक्षा के नाम पर जब वो अपनी बदनीयती की तलवार चमकाता है तो मांस के कारोबारी उसके चरणों में दंडवत हो जाते हैं, और दंडवत मुद्रा उसके लिए दमड़ी का कारखाना। बताते हैं कैसे। भाई वो आपका सपोर्ट चाहिए था थोड़ा। फ्रोजन में माल रहेगा, पड़ेगा, करेगा, प्राइवेट गाड़ी बोले तो तोड़ के लाने वाले हैं, पूरा भर के लाने वाले, तोड़ के गाड़ी में भर के ऊपर बर्फ रख के कवर करके हो जाएगा ना। इधर देखूंगा मैं सुनना के अब आओगे तो मेरे को खाली कॉल कर दी, मैं आके उधर खड़ा रहूँगा। इधर से तो आएंगी गाड़ी, गुजरात से आ रही है, वो आएंगी यही रोड से, भिवंडी क्रॉस होगी। तो मेन अपना तो आपके इधर का प्रॉब्लम था, टोल लगेगा। हाँ, इधर से मैं स्वप्न नगरी मुंबई का बाहरी इलाका, वाडा भिवंडी हाईवे, गुजरात से मुंबई में दाखिल होने का रास्ता। हमारे रिपोर्टर ने मांस कारोबारी के तौर पर वासुदेव पाटिल से संपर्क साधा। उन्होंने सीधे सौदे की बात शुरू की, और सौदा क्या था? गोरक्षा के नाम पर उसके कारोबार की उड़ती हुई धज्जियों का कबूलनामा। हमने सीधे पूछा, मांस का धंधा है, गुजरात से माल लाना है, मदद चाहिए, करोगे क्या? नासिक हाईवे तक पहुंच गए, प्रॉब्लम सॉल्व। उधर तक अपने को हाईवे तक पहुंचा देने का अपना काम, खाली आने के बाद कॉल करने का मेरे को, मैं पूरा डायरेक्ट उधर तक पहुंचा के दूंगा, फिर आप उधर से चले जाना। हम हैरान थे, न हमारे कानों को यकीन हो रहा था कि वही सुना जो कहा गया, और न आंखों को कि वही देखा जो सामने है। बीफ के नाम पर जिस आदमी के नथुने फड़फड़ाने लगते थे, वो 2 टके की उम्मीद में पालतू बनने को तैयार था। वो खुद ही बता रहा था कि मांस कैसे आएगा, क्या सावधानी बरतनी है, कैसे माल बाहर निकलेगा। गुलाबी नोट के चंद टुकड़ों के लिए उसकी खूनी आंखों में लालच के लाल डोरे तैरने लगे थे। खाली फोन पे बोलने का नहीं क्या माल है, खाली भाई किधर हो, फोन पे अभी बहुत ये चल रहा है, फोन टैप होता है, माल का बोलने का नहीं।
चलेगा। तो आप नंबर आएगा तो पहचान जाएंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं, फ्रोजन है माल है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं अपने को, खाली बोल देने का किधर है लोकेशन, वो हिसाब से खाली गाड़ी आ रही है बोल देंगे। हाँ बस जाऊँगा। हाँ गाड़ी आ रही है बोले मैं समझ जाऊँगा। सही है, हाँ ठीक है। डायरेक्ट मैं खुद गाड़ी में बैठूंगा तो टच होने का टेंशन ही नहीं ना गाड़ी को। मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वासुदेव पाटिल का हाथ तो डर की क्या बात। कोई नहीं पूछेगा कि क्या ला रहे हो, कहां ले जा रहे हो, बकरा है, मुर्गा है, बीफ है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। हैरानी तो तब हुई जब वासुदेव पाटिल ने गारंटी लेने की गरज से वादा कर डाला कि जिस गाड़ी में मांस होगा उसमें वो खुद बैठेगा। बस वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि कोई फोन न रिकॉर्ड करे। हर टाइम रास्ता चेंज, एक ही रास्ता रखने का नहीं कभी भी। उसके आगे मतलब दूसरे वो बजरंग दल वगैरह वाले उन लोग भी तंग नहीं रहेगा, तो बजरंग दल वाला नहीं आएगा ना, कोई नहीं आएगा सामने। तो इधर मिलेंगे, बैठेंगे, निकल जाएंगे। गोपाल गौशाला का इतना बड़ा नेता मांस के अवैध कारोबार में हाथ बटाने को तैयार हो गया था। हर हमले से बचाने की गारंटी ले रहा था। हमने पूछा, गोपाल गौशाला तो ठीक है, लेकिन अगर बजरंग दल वालों ने परेशान किया तो? वासुदेव पाटिल इस पर ताव में आ गया। आंखों की पुतलियां नचाकर कहा, कोई फिक्र नहीं, इसके लिए करना क्या है इसका उपाय भी उसी ने बता दिया। एक गाड़ी में तो भी रहेगा 1000 किलो माल रहेगा। 20 रख गए। क्या बोल रहे हो? समझते ही 1-2 बार में पहला उसके बाद बढ़ा देंगे 15। लेकिन जो भी है गद्दारी नहीं मांगता है। 2 दिन में भाई आपको फोन करेंगे। लेकिन इसमें गद्दारी नहीं मांगता है, नहीं तो मेरे को, मैं आपके साथ में रहूंगा और मैं पहुंचा। हम किसी के टच में नहीं ना भाई। हाँ। दूसरा कोई हमारे टच में नहीं। तो वासुदेव पाटिल एक मांस कारोबारी पर इतना मेहरबान क्यों था? यह भारत के कानून में उसकी आस्था नहीं थी हुजूर, उस धंधे का असली चेहरा था जिसके खोल में वो दहशत का खेल खेल रहा था। गाय और गोरक्षा के नाम पर दरअसल टकसाल चला रहा था वो। हर सौदे की कीमत गुंडागर्दी से बचाने की, और नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि कब हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, कब गर्दन उतार ली जाएगी, कब गाड़ियां जला दी जाएंगी। एक गाड़ी में तो भी रहेगा 1000 किलो माल रहेगा। 20 रख गए। क्या बोल रहे हो? समझते ही 1-2 बार में पहला उसके बाद बढ़ा देंगे 15। लेकिन जो भी है गद्दारी नहीं मांगता है। 2 दिन में भाई आपको फोन करेंगे। लेकिन इसमें गद्दारी नहीं मांगता है, नहीं तो मेरे को, मैं आपके साथ में रहूंगा और मैं पहुंचा। हम किसी के टच में नहीं ना भाई। हाँ। दूसरा कोई हमारे टच में नहीं। इसी को कहते हैं सौदेबाजी। 1000 किलो मांस को हिफाजत से दुकान तक पहुंचाने की गारंटी 15,000 रुपए मात्र में। इसे एक गौरक्षक की रंगत कहिए या उसकी राजनीति, लेकिन जो सच हमारे सामने खड़ा था उसकी सिहरन हमने सिर से पांव तक महसूस की। एक गाड़ी में तो भी रहेगा 1000 किलो माल रहेगा। 20 रख गए। क्या बोल रहे हो? समझते ही 1-2 बार में पहला उसके बाद बढ़ा देंगे 15। लेकिन जो भी है गद्दारी नहीं मांगता है। 2 दिन में भाई आपको फोन करेंगे। लेकिन इसमें गद्दारी नहीं मांगता है, नहीं तो मेरे को, मैं आपके साथ में रहूंगा और मैं पहुंचा। हम किसी के टच में नहीं ना भाई। हाँ। दूसरा कोई हमारे टच में नहीं। इसके बाद कहने को क्या बचता है? वासुदेव पाटिल अपनी पूरी राजनीति को 15,000 रुपल्ली में हमारे कदमों में गिरवी रखने को तैयार हो गया था, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। इतनी ईमानदारी के साथ कि कारोबारी की बेईमानी भी मंजूर नहीं। लेकिन वासुदेव पाटिल अकेला नहीं है। इनसे मिलिए। राजेश पांडे, शिवसेना की कलमबोली शाखा का प्रमुख, नवी मुंबई। राजेश पांडे की जुबान सुनिए, आपके जज्बात को काट मार जाएगा।
खुद ही पकड़ लेते थे ना गाड़ी। मेरे ऊपर तो केस भी है, मैंने इधर ही जला दिया था गाड़ी। क्या बात कर रहे हो? किधर? इधर ही मैकडोनल्ड के पास में 1.5 साल पहले। हाँ क्या? अभी करके कोई था, उसकी गाड़ी है, मैंने जलाया था गाड़ी, छोटा गाड़ी था। क्या था? बीपी था। उसको बोला सेटलमेंट करने के लिए, वो नाटक कर रहा है, प्रेशराइज होता है पैसा अपना कच्चा माल। कभी देखा है ऐसा कबूलनामा? गाड़ी जला दी थी, लोगों को मारा था, कानून की धज्जी उड़ा दी थी, हमने पुलिस को कुछ नहीं समझा था और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर से सुनिए। अच्छा, आपको आपसे कुछ छुपाना नहीं, बराबर बीफ रहेगा और साथ में थोड़ा मिक्स रहेगा, जो भी है। मेन प्रॉब्लम हम लोग को रोड में आने के टाइम पर ही। किधर आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट किधर होएगा? आला फाटा और से जो आला फाटा से आएगा और अपना जो थाने के आसपास। थाने में जाओ मत ना, इधर नई मुंबई लेके आओ। नवी मुंबई में शिवसेना का राजेश पांडे गोरक्षा के नाम पर आतंक का दूसरा नाम है, लेकिन जब हमने सौदे की बात की तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, उसकी काइयां मुस्कुराहट देखने लायक थी, हम दंग थे। आपको लग रहा होगा कि ये मामूली सौदेबाजी की बात है, जान माल की हिफाजत की एक गुंडा हरकत, लेकिन अगर ठीक से सोचिए तो ये अमन की सौदेबाजी है, मुल्क से भरोसे की सौदेबाजी है, संविधान में आस्था की सौदेबाजी है, और ये सब कुछ गोरक्षा के नाम पर। लेकिन जनता देख रही है, उसे पता है कि ऐसे ही नापाक सौदों में क्रांति के बीज होते हैं और उसे बनना होता है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। अब देखिए, जो लोग गोरक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनका सच क्या है। नागपुर में पकड़े गए इस्माइल की याद होगी आपको। मांस लेकर जाते हुए उसे गोरक्षकों ने पकड़ लिया था, जमकर पिटाई भी की थी। उसने कहा था कि उसके पास से बरामद मांस बकरे का है, लेकिन लैब से आई जांच बताती है कि वो बीफ था। इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इससे आगे का सच ये है कि इस्माइल 12 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता था। दो मांस में ढोर का मटन पसंद, आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से हम वहाँ पे पकड़ा, और पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है। नागपुर में जिस बीफ कांड ने चंद दिन पहले भरपूर सुर्खियां बटोरी, आज वो सस्पेंस फॉरेंसिक लैब की जांच के साथ समाप्त हो गया। लैब की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि गोरक्षकों के हत्थे चढ़ा सलीम शाह उस दिन सफेद झूठ बोल रहा था। उसके पास से बरामद मांस मटन नहीं बल्कि बीफ ही था। उस दिन यही शख्स गोरक्षकों की गुंडागर्दी के जाल में जा फंसा था। लात, घूंसे, हाथ और मार के बाद अस्पताल तक पूरा परिवार मटन का राग अलाप रहा था। लेकिन लैब की रिपोर्ट के बाद जनाब पहले तो गिरफ्तार हुए, फिर बेल पर बाहर। नागपुर में तो बीफ के बहाने अजब सियासी खेल चल रहा था। शख्स सलीम गोरक्षकों की जाल में फंसा, वो खुद भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन मांस के महाभारत में पार्टी ने इसे बाहर का रास्ता दिखाने में वक्त नहीं गवाया। सलीम नागपुर के काटोल तालुका से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है और पिछले करीब 12 सालों से पार्टी से जुड़ा था। कई बड़े नेताओं के साथ सलीम की सियासी फोटो दीवारों पर टंगी थी। अब लैब ने सच को साबित कर दिया तो सलीम के परिवार के तब और अब के सुर भी हिचकोले खाने लगे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस वाले बोल रहे थे हम इंक्वायरी करेंगे, बोले उनको कपास के धंधे को जाते सारे खेड़े खेड़े दूर दूर जाना पड़ता, मालूम नहीं कैसा हुआ क्या हुआ, हमको कुछ भी पता नहीं। बीफ के शक में सलीम की धुलाई करने वाले लोगों को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार करके सलाखों में कैद कर दिया था। एक शख्स का ताल्लुक निर्दलीय विधायक बच्चू कडू से बताया गया तो नेताजी फौरन सफाई में हाजिर हो गए। नहीं, बिल्कुल कानून अगर कोई तोड़ता है जानबूझकर तो फिर क्यों उसको क्या हम पूजा करें, उसकी आरती करना चाहिए क्या? फिर अगर कोई अधिकारी कानून तोड़ता है, कोई आदमी या इस तरह हरकत करता है तो अगर कानून कम, अगर यंत्रणा कम गिर जाती है तो प्रहार आगे आएगी। खैर, सलीम को बीफ रखने की सजा मिलेगी और उसकी सरेआम पिटाई करने वालों को कानून हाथ में लेने की। सवाल ये उठता है कि यह सिलसिला आखिर कब तक। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।